ये आदमी आराम से नहा रहा था, तभी अचानक 3 लड़कियां उसके कमरे में घुस आईं। उन्हें प्रिंसेस ने मेहमान के शरीर की सेवा करने और उसकी इच्छाएं पूरी करने के लिए भेजा था। क्या यही स्वर्ग है? क्या आखिरकार भगवान उसकी सारी तकलीफों का इनाम दे रहे हैं? कुछ महीने पहले दुनिया पर हमला होने से पहले इस आदमी की गर्लफ्रेंड ने उससे कहा था कि वो उससे ब्रेकअप कर रही है क्योंकि ह्योन म्योंग का कोई भविष्य नहीं है और वो उसकी जैसी लड़की से शादी करने के लायक भी नहीं है। वे दोनों 5 साल तक साथ रहे थे, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था। इस बात ने उसे अंदर तक तोड़ दिया, इतना कि उसने अपनी बेकार नौकरी छोड़ दी और खुद को कमरे में बंद कर लिया। अब वो पूरा दिन सिर्फ गेम खेलता रहता था। लेकिन इस आदमी में एक चीज का जबरदस्त टैलेंट था। वो पैंजिया का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी था। ये इतना बेरहम गेम था कि डार्क सूल्स भी इसके सामने मजाक जैसा लगता था। इस गेम में तो एनपीसी भी तुम्हारे साथ धोखा कर सकते हैं और एक ही वार में तुम्हें मार सकते हैं। अगर गेम में मर गए तो तुम्हारी सारी प्रोग्रेस खत्म हो जाती है। फिर तुम्हें बिल्कुल नया कैरेक्टर बनाकर शुरुआत से खेलना पड़ता है। हर क्वेस्ट में अपनी जान दांव पर लगानी पड़ती है। लेकिन इसकी एक अच्छी बात भी थी। हर बार जब तुम मरते थे और अपना कैरेक्टर खो देते थे तो तुम्हें सोल पॉइंट्स मिलते थे। इन पॉइंट्स को तुम अपने अगले कैरेक्टर के स्टैट्स बढ़ाने में इस्तेमाल कर सकते थे। हमारा नायक एक अकेला और जिंदगी से हार चुका इंसान था जो कई सालों से यही गेम खेल रहा था। उसके पास लाखों सोल पॉइंट्स जमा हो चुके थे। आखिरकार जब उसने अपना पहला ऐसा कैरेक्टर बनाया जिसके हर स्टैट को पूरी तरह मैक्स कर दिया गया था, तभी कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। उसके कंप्यूटर की स्क्रीन खून जैसी लाल हो गई। एक आवाज उसके दिमाग में इस तरह गूंजने लगी कि वो बेहोश हो गया। लेकिन इस बार वो सिर्फ अपने कैरेक्टर को खेलने वाला नहीं था, अब उसे उसी कैरेक्टर की जिंदगी जीनी थी। अगर वो मरा या मिशन पूरा करने में असफल हुआ तो इस बार मौत सचमुच की होगी। उसकी आंखें खुलती हैं। उसकी पीठ पर कोड़े की तेज चोट पड़ रही थी और दर्द से उसका शरीर कांप उठा। उसे बताया जाता है कि अगर वो एक बार और गिरा तो उसे हाइडर गिन का खाना बना दिया जाएगा। अभी तक वो पूरी तरह समझ नहीं पाया था कि क्या हो रहा है, लेकिन रेगिस्तान में इतने सारे गुलामों को देखकर उसे सब याद आने लगा। वो इस बात पर यकीन नहीं करना चाहता था। एक हाइडरगिन सामान और गुलामों को लेकर आगे बढ़ रहा था। तभी एक भाड़े का सैनिक उसे फिर से कोड़ा मारता है। अगर उसे अपनी जान प्यारी है तो उसे चलते रहना होगा। अब ह्योन म्योंग अपनी सच्चाई समझ चुका था। ये बिल्कुल उसी गेम का शुरुआती सिनेरियो था। ये जगह पूरी तरह पैंजिया जैसी थी। अगर सब कुछ वैसा ही है तो वो चालाकी से वे जादुई शब्द बोलता है, स्टेटस विंडो। तुरंत उसके सामने एक सिस्टम स्क्रीन दिखाई देती है। ह्योन म्योंग को यकीन ही नहीं होता कि ये सचमुच काम कर गया। विंडो में लिखा था कि उसके सभी एट्रीब्यूट्स 12 हैं। साथ ही उसके पास कई एक्टिव और हिडन टैलेंट्स भी मौजूद हैं। अब इसमें कोई शक नहीं था, वो सचमुच गेम की दुनिया में आ चुका था। अगर यहां उसकी मौत हुई तो ये कैरेक्टर डेथ होगी और इसका मतलब है कि अब वही इस कैरेक्टर की असली जिंदगी जी रहा है। तभी उसकी नजर एक अजीब बात पर पड़ती है। पॉइंट्स तो सिर्फ 1 से 10 तक होने चाहिए, तो फिर उसके एट्रीब्यूट्स 12 कैसे हैं? और उससे भी बड़ी बात, ये 13 हिडन टैलेंट्स आखिर क्या हैं? लेकिन इस बारे में सोचने का उसके पास बिल्कुल समय नहीं था। अचानक जमीन जोर जोर से कांपने लगी। ह्योन म्योंग को बिल्कुल समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। यहां तक कि भाड़े के सैनिक भी इससे अनजान दिखाई दे रहे थे। दूर क्षितिज पर डिजर्ट क्वीन की सेना पूरी रफ्तार से उनकी तरफ बढ़ती हुई नजर आई। वो महिला ड्रैगन्स पर सवार होकर आ रही थी। सिर्फ उसकी मौजूदगी ही सैनिकों के दिलों में डर भर देने के लिए काफी थी। लेकिन एमसी उसे देखकर चौंक गया। वो इस औरत को पहचानता था। ये स्नेक प्रिंसेस थी और वो उसे पहले भी देख चुका था। उसी समय सिस्टम एक अलर्ट जारी करता है। मेन क्वेस्ट जनरेट हो चुकी है। अच्छे रिवॉर्ड्स पाने के लिए उसे हर हाल में जिंदा बचना होगा। अगर वो यहां मर गया तो असली दुनिया में उसका शरीर भी मर जाएगा। अब पहली बार उसे सचमुच डर महसूस हुआ। उसकी जान वास्तव में खतरे में थी। आसमान की तरफ तीरों की बारिश छोड़ दी गई। गुलाम न तो अपनी रक्षा कर सकते थे और न ही वहां से भाग सकते थे। ह्योन म्योंग वहीं जम गया। उसे एहसास हो गया था कि उसकी जान कभी भी जा सकती है। डर के मारे उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। लेकिन तभी उसके चेहरे पर एक घाव लग गया। उस एक चोट के साथ ही उसका दिमाग पूरी तरह साफ हो गया। इतना ही नहीं, उसी घाव की वजह से उसका पहला हिडन टैलेंट भी अनलॉक हो गया, मोनार्क्स हार्ट। गुलाम लगातार तीरों का शिकार हो रहे थे। अब सैनिक बाकी बचे लोगों को खत्म करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। ह्योन म्योंग को अपनी बेड़ियों से आजाद होना होगा और तभी उसकी नजर चाबियों पर पड़ती है। एक सैनिक तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था। इस दुनिया में तलवार का एक ही वार जान लेने के लिए काफी था।
लेकिन ह्यून म्योंग मरे हुए सैनिक की तलवार उठा लेता है। जैसे ही वो तलवार अपने हाथ में लेता है, उसमें से एक शक्तिशाली एनर्जी बहने लगती है। जो सैनिक उस पर हमला करने आता है, उसे ये तक दिखाई नहीं देता कि वो गुलाम कब उसके पास से निकल गया और वार कर चुका। एक ही पल में वो सैनिक ढेर हो जाता है। अब ह्यून म्योंग को सिर्फ एक ही काम करना था, अपने मास्टर ऑफ आर्म्स टैलेंट का इस्तेमाल करना, जो तलवार हाथ में लेते ही एक्टिवेट हो गया था। वो एक भी गलती करने की हालत में नहीं था। और भी सैनिक उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। वो उनके बीच से बिजली की तरह निकलता है, उनके हथियार तोड़ देता है और उनके हाथ पैर काट देता है। एक गंजे सैनिक का भला बीच से 2 टुकड़ों में कट जाता है। ह्यून म्योंग उसका टूटा हुआ सिरा उठा लेता है। वो उसे पूरी ताकत से दूसरे सैनिक की तरफ फेंकता है और एक दूसरे गंजे सैनिक को भी मार गिराता है। चेहरा ढके हुए भाड़े का सैनिक भी उस पर हमला करने की कोशिश करता है। ह्यून म्योंग उसके हमले से बच जाता है। तभी उसे एहसास होता है कि अब वो सामान्य नजर से कहीं ज्यादा कुछ देख सकता है। उसे एक नीली रेखा दिखाई देती है जो दुश्मन की रक्षा में मौजूद कमजोर जगहों को दिखा रही थी। ये जरूर उसका एक और हिडन टैलेंट था। अगले ही पल वो एक सटीक वार करता है और अपनी तलवार सीधे उस भाड़े के सैनिक के आर पार कर देता है। ह्यून म्योंग किसी बेकाबू ताकत की तरह लड़ रहा था, लेकिन यहाँ लगभग 500 सैनिक मौजूद थे। बिना थके उन सभी का सामना करना नामुमकिन था। दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा थी। उसी समय ह्यून म्योंग को एक अलर्ट मिलता है कि उसकी स्वॉर्ड प्रोफिशिएंसी लेवल 6 पर पहुंच गई है। भाले के साथ भी बिल्कुल यही होता है। उसकी स्पीयर प्रोफिशिएंसी भी लेवल 6 तक पहुंच जाती है। इतनी तेज रफ्तार से बढ़ना भी पूरी तरह असामान्य था। लेकिन इसके बावजूद सामने अभी भी 500 से ज्यादा सैनिक खड़े थे। कुछ समय पहले स्नेक प्रिंसेस किसी दूसरी जगह मौजूद थी। उसके सामने उससे भी ज्यादा खूबसूरत एक महिला खड़ी थी। वो पूछती है कि डीमन वर्ल्ड पर किया गया ये अभियान आखिर असफल कैसे हो गया। ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, बल्कि एक धमकी भी थी। प्रिंसेस शांत स्वर में सिर्फ इतना कहती है कि अभियान सचमुच असफल रहा। क्वीन कहती है कि अगर ये बात बाहर फैल गई कि रेगिस्तानी शहर फैसलमेर ने इस अभियान के लिए कोई सेना नहीं भेजी थी, तो सेंट्रल कॉन्टिनेंट के मूर्ख लोग पूरी असफलता का दोष उन्हीं पर डाल देंगे। स्नेक प्रिंसेस को कार्ड्समैन डेजर्ट जाना होगा और अभियान में शामिल हर एक व्यक्ति को खत्म करना होगा। उन्हें हर उस सबूत को मिटाना होगा जिससे ये साबित हो सके कि फैसलमेर ने कोई सेना नहीं भेजी थी। साथ ही हर उस चीज को भी खत्म करना होगा जिसका इस असफलता से कोई संबंध हो सकता है। क्वीन उसे वादा करती है कि अगर इस बार वो सफल हो गई तो वो उसका कर्स हटा देगी। स्नेक प्रिंसेस घुटनों के बल बैठ जाती है। वो कहती है कि वो आदेश समझ चुकी है। इस बार वो असफल नहीं होगी। कमांडर होने के नाते वो सैनिकों की रिपोर्ट का इंतजार करती है कि सभी दुश्मनों को खत्म कर दिया गया है। लेकिन तभी एक सैनिक आकर बताता है कि एक आखिरी गुलाम अभी भी मरने से इनकार कर रहा है। प्रिंसेस को समझ नहीं आता कि एक गुलाम किसी सैनिक का मुकाबला कैसे कर सकता है। लेकिन सच तो ये था कि उसने सिर्फ मुकाबला ही नहीं किया था, असल में उसने सैनिकों को पलटकर लड़ने लायक भी नहीं छोड़ा था। उनकी संख्या 500 थी, लेकिन अब वे सभी डर चुके थे। ह्यून म्योंग तेज तेज सांसें ले रहा था। तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाई देता है। वो लेवल 2 पर पहुंच चुका था। ह्यून म्योंग ने ठान लिया था कि वो किसी भी कीमत पर नहीं मरेगा। उसी समय उसके टैलेंट्स में से एक उसकी सारी थकान दूर कर देता है। ये उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट था। अब वो उन सभी का सामना करने के लिए फिर से तैयार था। जाहिर है सैनिक अब उससे डर चुके थे। आखिरकार प्रिंसेस को खुद मैदान में उतरना पड़ा। ह्यून म्योंग ने कभी नहीं सोचा था कि वो उसे इतनी नजदीक से देखेगा। इसाबेला वॉन द सर्पेंट प्रिंसेस। सिस्टम दिखाता है कि उसका लेवल 8 है। साथ ही क्वीन के कर्स के नेगेटिव इफेक्ट की वजह से वो इस इलाके से बाहर नहीं जा सकती। ये देखकर कि वो सचमुच लेवल 8 है, ह्यून म्योंग समझ जाता है कि उसके खिलाफ जिंदा बचने की उसकी कोई संभावना नहीं है। इस दुनिया में लेवल 7 तक पहुंचने से पहले हर इंसान कमजोर माना जाता है, लेकिन जैसे ही कोई लेवल 8 पर पहुंचता है, उसे दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में गिना जाता है। इस गेम में सिर्फ बड़े बॉस और नेता ही लेवल 8 के होते हैं। उसका सामना करना ऐसा था जैसे कोई चींटी शेर के सामने खड़ी हो। लेकिन तभी ह्यून म्योंग का ध्यान किसी और चीज पर जाता है। उसकी नजर सिस्टम नोटिफिकेशन पर थी, जिसमें दिख रहा था कि वो कर्स के प्रभाव में है। वो महिला अपनी सवारी से नीचे उतरती है और ऐलान करती है कि एनपीसी का ये छोटा सा तमाशा अब खत्म हो चुका है। ह्यून म्योंग महसूस कर सकता था कि उसके हर कदम के साथ उसकी ऑरा और भी ज्यादा इकट्ठी होती जा रही थी। उसे जिंदा बचने के लिए तुरंत कुछ सोचना होगा। वो इस गेम का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी माना जाता था, और इसकी वजह सिर्फ उसकी शानदार लड़ाई की कला नहीं थी, उसे इस गेम की पूरी लॉर की जानकारी थी। जैसे ही इसाबेला उस पर जानलेवा वार करने के लिए हमला करती है, वो पूछता है कि क्या वो क्वीन के कर्ज से आजाद नहीं होना चाहती। ह्यून म्योंग अपनी पूरी किस्मत इन शब्दों पर दांव पर लगा देता है। तलवार वहीं रुक जाती है। उसकी चाल काम कर गई। मछली कांटे में फंस चुकी थी। वो महिला उसे घूरते हुए समझने की कोशिश करती है कि आखिर उसे ये बात कैसे पता हो सकती है।
वो बेताबी से जानना चाहती थी कि वो आखिर है कौन। ह्यून म्यूंग दावा करता है कि वो स्टार बियरर है और क्वीन का कर्ज तोड़ने में उसकी मदद कर सकता है, जिससे वो इस रेगिस्तान से बाहर निकल सकेगी। ये सुनकर इजाबेला और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। उसकी योजना सफल हो गई। लड़की ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया। ह्यून म्यूंग जानता था कि स्टार बियरर एक एनपीसी क्लास है जो मैक्सिमम लेवल तक ट्रांसेंड करने के लिए जरूरी होती है। ये क्लास सिर्फ एनपीसीज के लिए मौजूद है और ये साफ था कि वो असली स्टार बियरर नहीं है। लेकिन क्वीन का कर्ज हटाने के लिए स्टार्स का ब्लेसिंग जरूरी होता है, और क्योंकि वो कर्ज से आजाद होना चाहती है, इसलिए उसे उसकी बात सुननी ही पड़ेगी। उसे इतना भरोसा क्यों था कि इजाबेला कर्ज से मुक्त होना चाहती है? इसकी वजह बहुत आसान थी। इजाबेला वॉन डर्जियन वही कैरेक्टर थी जिसे उसने खुद बनाया था। वो एक बदकिस्मत कैरेक्टर थी जिसे उसे नजरअंदाज करना पड़ा था क्योंकि उसने गलत स्टार्टिंग पॉइंट चुन लिया था। क्वीन का कर्ज दरअसल गेम का एक ऐसा मैकेनिक था जिसे खिलाड़ियों को गेम की शुरुआत में शुरुआती इलाके तक सीमित रखने के लिए बनाया गया था। लेकिन प्लेयर कैरेक्टर का मकसद तो गेम का अंत देखना होता है। उसे वहां तक पहुंचने के लिए पूरी दुनिया की यात्रा करनी होती है। लेकिन उसने इजाबेला को यहीं छोड़ दिया था, जहां वो क्वीन के कर्ज की वजह से हमेशा के लिए फंसी रह गई। इजाबेला नायक से उसका नाम पूछती है। ह्यून म्यूंग जवाब देता है कि उसका नाम रैंडोल्फ है, और इसी के साथ उसके कैरेक्टर का नाम रैंडोल्फ तय हो जाता है। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहते हैं। उनके बीच जबरदस्त तनाव बना हुआ था। लेकिन इजाबेला मुड़ जाती है और कहती है कि फिलहाल वो उसकी जान लेने का फैसला टाल रही है, लेकिन अगर वो झूठ बोल रहा हुआ तो वो उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देगी। इसके बाद वो आदेश देती है कि उसे सम्मानित मेहमान की तरह ले जाया जाए और उसकी पूरी देखभाल की जाए। सर्वाइवल मिशन पूरा हो चुका था। तुरंत बाद सिस्टम उसके नतीजों की गणना शुरू कर देता है। रैंडोल्फ खड़ा हो जाता है। तभी सिस्टम घोषणा करता है कि उसने परफेक्ट रिजल्ट के साथ सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कॉन्स्टलेशन ऑफ फॉर्च्यून उस पर मुस्कुराई है, जिससे उसके रिवॉर्ड्स और बेहतर हो गए हैं। वहीं कॉन्स्टलेशन ऑफ बैटल टिप्पणी करती है कि उसका प्रदर्शन बिल्कुल भी बुरा नहीं था। उसे ब्रोकन पीस ऑफ द गोल्डन स्केल, एक हाइड्रोजन सोल और मिकेला स्वॉर्ड प्राप्त होती है। रैंडोल्फ जमीन पर गिर पड़ता है। वो सोचता है कि किसी तरह वो जिंदा बच गया। वो अपनी आधी खुली आंखें खोलता है। अब उसके पास कुल 220 पॉइंट्स थे और उसके रिजल्ट्स को हॉल ऑफ फेम में जोड़ दिया जाएगा। उसी दिन रात होने पर महल के अंदर रैंडोल्फ एक शानदार बाथटब में बैठा हुआ था। वो अपने सामने दिखाई दे रहे स्टेटस विंडोज का ध्यान से विश्लेषण करता है। रैंडोल्फ जानता था कि हाइड्रोजन सोल इतनी दुर्लभ थी कि गेम लॉन्च होने के बाद से अब तक ये सिर्फ एक बार ही ड्रॉप हुई थी, और मिकेला स्वॉर्ड शुरुआती गेम के लिए सबसे जरूरी आइटम्स में से एक मानी जाती थी। लेकिन वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये ब्रोकन पीस ऑफ द गोल्डन स्केल क्या है, और रियलिटी तथा पैंजिया के बीच सिंक्रोनाइजेशन का मतलब आखिर क्या है। तभी अचानक कुछ दासियां उसके पीछे का दरवाजा खोलकर अंदर आती हैं। वो पूछती हैं कि क्या वो चाहता है कि वे उसे नहला दें। रैंडोल्फ जवाब देता है कि वे चाहें तो सिर्फ उसके पैर धो सकती हैं। साथ ही वो मन ही मन सोचता है कि क्या उसकी परीक्षा पहले ही शुरू हो चुकी है। लड़कियां उसके पैरों को धोना शुरू कर देती हैं। रैंडोल्फ पहचान लेता है कि ये सभी इजाबेला की चेम्बर मेड्स हैं। अगर उसने किसी भी तरह की प्रतिक्रिया दिखाई तो उन्हें उस पर शक हो जाएगा, क्योंकि स्टार बेरर किसी भी तरह के बाहरी प्रभाव पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। वो मन ही मन खुद से कहता है कि उसे बिल्कुल शांत रहना होगा, लेकिन उसकी नजर अनजाने में लड़कियों में से एक के सीने पर टिक जाती है। वो चौंक जाता है और तुरंत अपना एट्रीब्यूट विंडो खोल लेता है, लेकिन इस बार उसे उसमें कुछ अलग दिखाई देता है। वो जानना चाहता था कि आखिर रियलिटी और पैंजिया के बीच की ये सीमा है क्या। तभी उसके सामने एक और विंडो खुल जाती है। हॉल ऑफ फेम का मैसेज बताता है कि सर्वाइवल रैंकिंग्स में जगह बनाने की वजह से उसने लॉग आउट फंक्शन अनलॉक कर लिया है। तभी एक दासी स्टार बेरर को पुकारती है। रैंडोल्फ ये देखकर हैरान रह जाता है। ग्रासिया और आई लव मिंट चॉकलेट के दोनों ऐसे लोग थे जिनके साथ वो पहले गेम खेल चुका था। उसे लगा था कि उनके अचानक गायब हो जाने का मतलब उन्होंने गेम छोड़ दिया है, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उन्हें भी यहाँ बुला लिया गया था। और सबसे बड़ी बात, उसने लॉग आउट फंक्शन भी अनलॉक कर लिया था। वो सोचता है कि शायद अब वो इस मनहूस गेम से बाहर निकल सकता है, इसलिए वो दासियों से रुकने के लिए कहता है। वो कहता है कि उसे स्टार्स से संपर्क करना है। अगर उसने समय रहते उनसे संपर्क नहीं किया तो वो अपनी शक्तियां खो देगा। फिर वो पूछता है कि क्या प्रिंसेस यही चाहेंगी। ये सुनकर दासियों में से एक बिल्कुल चुप रह जाती है। रैंडोल्फ उनसे कहता है कि इजाबेला को बता दे कि स्टार्स के साथ उसका संपर्क पूरा होने के बाद वो उससे मिलेगा। इतना कहने के बाद कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है। रैंडोल्फ राहत की सांस लेते हुए कहता है कि भगवान का शुक्र है, ये बहाना सचमुच काम कर गया।
उसे डर था कि कहीं वो हमेशा के लिए इसी जगह फंस कर न रह जाए। वो मन ही मन फैसला करता है कि अब वो इस गेम में कभी वापस नहीं आएगा। वो लॉग आउट बटन दबा देता है। सिस्टम उसे लॉग आउट करना शुरू कर देता है, लेकिन साथ ही एक चेतावनी भी देता है। उसे अपने कैरेक्टर को किसी सुरक्षित जगह पर छोड़ना होगा, क्योंकि अगर वहां उसके कैरेक्टर की जान चली गई तो असली दुनिया में भी उसकी मौत हो जाएगी। और इसके साथ ही वो सफलतापूर्वक गेम से लॉग आउट हो जाता है। अपने कमरे में वापस आने के बाद उसे दूर से शोर सुनाई देता है। पूरे शहर में आग फैल रही थी। लोग मदद के लिए चीखते हुए इधर उधर भाग रहे थे। आग के बीचों बीच एक विशाल प्रेइंग मैंटिस खड़ा था। तभी उसकी फोन पर डिजास्टर अलर्ट बजने लगता है। रिंडॉल्फ समझ नहीं पाता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। वो खिड़की से बाहर झांककर उन प्रेइंग मैंटिस को देखता है। उसे देखते ही वो राक्षसी जीव जोर से चीखता है। रिंडॉल्फ घबराकर जमीन पर गिर पड़ता है और गुस्से में गाली देता है। वो सोचने लगता है कि आखिर पैंजिया के मॉन्स्टर्स असली दुनिया में कैसे आ गए। उसी समय उसकी जेब से कुछ नीचे गिरता है। वो गोल्डन स्केल था जो उसके साथ इस दुनिया में भी आ गया था। अब तक हुई सारी घटनाएं उसके दिमाग में एक साथ घूमने लगती हैं। वो अपनी कुर्सी को कसकर पकड़ लेता है। उसे एहसास होता है कि वो सचमुच अपने ही कमरे में है। वो सोचता है कि शायद लगातार पेंजिया खेलते खेलते उसे नींद आ गई होगी। बेशक ऐसा होना नामुमकिन था। उसकी जिंदगी कोई मानवा नहीं है, इसलिए ये सब सच नहीं हो सकता। ये जरूर एक सपना होगा। लेकिन तभी उसकी नजर अपने सामने पड़े उस पाउच और गोल्डन स्केल पर जाती है। वो सोचता है कि क्या ये चीजें हमेशा से उसके कमरे में थीं, लेकिन उसके मन में ये डर भी पैदा होता है कि कहीं ये सब सच तो नहीं था। वो गोल्डन स्केल वापस अपनी जेब में रख लेता है। फिर वो सोचता है कि गेम ने आखिर उसे क्या दिया है, लेकिन वो पेज अब मौजूद ही नहीं था। उसकी जगह एक मैसेज दिखाई देता है जिसमें कस्टमर सपोर्ट से संपर्क करने के लिए कहा जाता है। रिंडॉल्फ सोचता है कि शायद उसकी नजर हटते ही वो पेज गायब हो गया। तभी बाहर से लोगों की चीखें सुनाई देती हैं। वे चिल्ला रहे थे कि एक मॉन्स्टर आ गया है और मदद की गुहार लगा रहे थे। वे सभी एक विशाल प्रेइंग मैंटिस से जान बचाकर भाग रहे थे जो पूरे शहर में तबाही मचा रहा था। कई इंसान पहले ही अपनी जान गंवा चुके थे। इसी बीच पुलिस अधिकारी आपातकाल की घोषणा करते हैं क्योंकि कई अज्ञात मॉन्स्टर्स दिखाई दे चुके थे। तभी रिंडॉल्फ का फोन नोटिफिकेशन के साथ कंपन करता है। वो सोचता है कि आखिर ये क्या है। एक बार फिर उसके मन में वही सवाल उठता है, आखिर पैंजिया के मॉन्स्टर्स असली दुनिया में कैसे आ गए। वो सोचता है कि क्या रियलिटी और पैंजिया के बीच की सीमा टूट चुकी है, और अगर ऐसा है तो इस हालत में उसे क्या करना चाहिए। तभी उसका हाथ अपने पास रखे उस आर्टिफैक्ट से टकराता है। रैंडॉल्फ को उसमें कुछ अलग महसूस होता है। वो सोचता है कि अगर गेम के मॉन्स्टर्स असली दुनिया में आ सकते हैं तो शायद गेम से मिले आइटम्स भी यहाँ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। उसी समय मिकेला सॉर्ड और हाइड्रोजन सोल उसके बैग से बाहर निकल आते हैं। रैंडॉल्फ सोचता है कि आखिर इनका इस्तेमाल कैसे किया जाए, क्योंकि गेम में तो उसे सिर्फ उन पर डबल क्लिक करना पड़ता था। तभी उसे पहले दिखाई दिया सिस्टम स्क्रीन याद आता है और उसी पल उसे एक बात समझ में आ जाती है। उसे पता था कि वो इन मॉन्स्टर से सीधे लड़ नहीं सकता है, लेकिन फिर भी वो रैंडॉल्फ के साथ सिंक्रोनाइज करने वाला फंक्शन इस्तेमाल कर देता। गोल्डन स्केल का फ्रैगमेंट अब सिर्फ 24 घंटे और बाकी होने की जानकारी दिखा रहा था। तबाही से बर्बाद हो चुके एक शहर में एक माँ अपनी छोटी बेटी को गोद में उठाए भाग रही थी। लड़की पूछती है कि उसके पापा कहाँ हैं और वो उसके साथ क्यों नहीं आ रहे। माँ जवाब देती है कि वो बहुत जल्द आ जाएंगे। उसी समय उनके ऊपर मलबा गिरने लगता है। टक्कर लगने से बच्ची दूर जा गिरती है, जबकि उसकी माँ मलबे के नीचे दबकर घायल हो जाती है। वो अपनी बेटी से कहती है कि वो ठीक है और उसे तुरंत वहाँ से भाग जाना चाहिए। तभी एक ऑफिस में काम करने वाली महिला उनकी तरफ दौड़ कर आती है। वो पूछती है कि क्या वे दोनों ठीक हैं। माँ कहती है कि वो ठीक है, लेकिन वो उससे विनती करती है कि उसकी बेटी को अपने साथ ले जाए। ऑफिस में काम करने वाली महिला दुख से अपनी आंखें बंद कर लेती है। फिर वो माफी मांगते हुए वादा करती है कि वो उसकी बेटी की हर हाल में रक्षा करेगी। लेकिन जैसे ही वो मुड़ती है, उसे अपने ठीक पीछे एक विशाल मॉन्स्टर दिखाई देता है। उसका विशाल जबड़ा उनकी तरफ तेजी से बढ़ता है। महिला के मन में आता है कि क्या उसकी मौत इसी तरह होने वाली है, लेकिन ठीक उससे पहले कि मॉन्स्टर उन्हें निगल पाता, एक तलवार आके जोर से जमीन में धंस जाती है और उसी वार से मॉन्स्टर को हरा देती है। अगले ही पल रैंडॉल्फ वहां दिखाई देता है। वो अपनी तलवार के एक के बाद एक वार से उस प्रेइंग मैंटिस के दर्जनों टुकड़े कर देता है। ये देखकर वो महिला शर्म से लाल हो जाती है। वो सोचती है कि क्या वो सचमुच अभी भी जिंदा है और ये आदमी आखिर है कौन। उसी समय एक और प्रेइंग मैंटिस उसकी तरफ झपटता है। महिला जोर से चिल्लाकर रैंडॉल्फ को सावधान करने की कोशिश करती है, लेकिन वो मॉन्स्टर अपना वार नहीं कर पाता।
ऑफिस में काम करने वाली महिला हैरान होकर सोचती है कि अभी ये क्या हुआ। रैंडोल्फ के पीछे एक 9 सिर वाला ड्रैगन खड़ा था। रैंडोल्फ छलांग लगाकर मॉन्स्टर के सबसे ऊपर वाले सिर पर चढ़ जाता है। वो महिला से कहता है कि वो जहां है वहीं खड़ी रहे। ये आदेश सुनकर महिला हैरान रह जाती है। वो हकलाने लगती है और सोचती है कि क्या वो कोई सपना देख रही है। युंजी अपनी माँ की तरफ दौड़ पड़ती है। ऑफिस में काम करने वाली महिला दूसरी तरफ देखती है, जहां युंजी के पिता उनकी तरफ आते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद वो महिला फिर से रैंडोल्फ की तरफ देखती है। वो अपनी आंखों से देखती है कि रैंडोल्फ कितनी आसानी से एक साथ दर्जनों प्रेइंग मैंटिस को मार गिराता जा रहा है। मॉन्स्टर सिर्फ कोरिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक साथ प्रकट होने लगते हैं। वे इंसानों की जान ले रहे थे और सभ्यताओं को तबाह कर रहे थे। लेकिन इस दुनिया में सिर्फ मॉन्स्टर्स ही नहीं आए थे, उनके साथ ऐसे योद्धा भी प्रकट हुए थे जो मॉन्स्टर्स को आसानी से मार सकते थे और जिन पर गोलियों का भी कोई असर नहीं होता था। एक आदमी के कंधे पर अचानक आर्मर प्रकट हो जाता है। वो लोगों से कहता है कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वो उनकी रक्षा करेगा। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही थी। तभी एक आदमी कहता है कि जिन्होंने अपने गोल्डन स्केल फ्रैगमेंट्स बेकार कर दिए वे सचमुच मूर्ख है। एक असैसिन अपना गोल्डन स्केल बाहर निकालता है। वो सोचता है कि अब ये पूरी तरह साबित हो चुका है कि रियलिटी और पेंजिया आपस में मिल रहे हैं। अराजकता के इस दौर के शुरू होते ही हर इंसान एक दूसरे का प्रतियोगी बन चुका था और जो सबसे ज्यादा गोल्डन स्केल फ्रैगमेंट्स इकट्ठा करेगा वही इस नए युग का मुख्य खिलाड़ी बनेगा। 2 साल से बिल्कुल नहीं बदली रैंकिंग आखिरकार बदल जाती है और सबसे ऊपर दर्ज किया गया स्कोर अविश्वसनीय 220 पॉइंट्स था। वो सोचता है कि आखिर रैंडोल्फ कौन है। क्या वो स्पेक्टर है? स्पेक्टर, जिसे घोस्ट के नाम से भी जाना जाता था, वही पहला इंसान था जिसने एक्सपीडिशन टू द डीमन रेल्म नाम का एक एनपीसी कैरेवन बनाया था और वही अकेला खिलाड़ी था जो गेम के असली अंत के सबसे करीब पहुंच सका था। भले ही आखिर में वो अभियान पूरी तरह सफल हो गया था, लेकिन इसमें कोई शक नहीं था कि वो पेंजिया का नंबर 1 खिलाड़ी था। उसकी सबसे ताकतवर कैरेक्टर की मौत होने के बाद वही कैरेक्टर समन होने वाली थी, इसलिए एक्सपीडिशन के असफल होते ही उसे पेंजिया में बुला लिया गया होगा। भले ही उसकी शक्ल और उसका इक्विपमेंट फिर से रिसेट हो गया हो, लेकिन उसके पिछले कैरेक्टर्स के टैलेंट्स उसके साथ बने रहते हैं। इसी वजह से वो समझ गया कि रैंडोल्फ इतना ऊंचा स्कोर कैसे हासिल कर पाया। रैंडोल्फ एक बार फिर अपने विचारों से बाहर आता है। वो सोचता है कि जिस तरह प्लेयर्स को बुलाकर उन्हें उनके पेंजिया कैरेक्टर्स का रूप दिया जा रहा है, उसी तरह मॉन्स्टर्स भी असली दुनिया में दिखाई देने लगे हैं। अब पूरी स्थिति धीरे धीरे साफ होती जा रही थी। अपने पिछले कैरेक्टर के साथ वो एक्सपीडिशन टू द डीमन रेल्म के दौरान लगभग गेम के अंत तक पहुंच चुका था, लेकिन जिन मर्सेनरी एनपीसीज को उसने खुद काम पे रखा था वही उसकी राह में रुकावट बन गए। इतना ही नहीं, उसके अपने भरोसेमंद साथी भी आखिर में उसके साथ विश्वासघात कर बैठे, क्योंकि उनके हस्तक्षेप की सीमा उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा थी। लेकिन क्या होगा अगर वो सभी लोग जिन्होंने उसके रास्ते में रुकावटें डाली थीं उसकी ही तरह बुलाए गए प्लेयर्स हों? ऐसे प्लेयर्स जो कभी नहीं चाहते थे कि गेम का असली अंत सामने आए, या फिर जो उसे अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानते थे। और हो सकता है कि अब भी हालात बिल्कुल वैसे ही हों। अगर रियलिटी और पेंजिया के बीच की सीमा सचमुच टूट चुकी है तो वो सिर्फ लॉग आउट करके छिप नहीं सकता। अगर उसे इस दुनिया में सुरक्षित रहना है तो उसे जितनी जल्दी हो सके उतना ताकतवर बनना होगा। यही सोचकर वो महल का दरवाजा खोल देता है। इजाबेला उससे पूछती है कि क्या स्टार्स के साथ उसकी बात पूरी हो गई। नायक उसकी बात की पुष्टि करते हुए कहता है कि वो उससे किया अपना वादा पूरा करने आया है। इजाबेला ये सुनकर कहती है कि ये बहुत अच्छी बात है। रैंडोल्फ कहता है कि उसकी एक शर्त है। ये सुनकर लड़की उससे पूछती है कि वो क्या चाहता है। दासियां तुरंत कमरे से बाहर चली जाती हैं। नायक जवाब देता है कि वो सैंक्चुरी जाना चाहता है। इसाबेला हैरानी से पूछती है कि क्या उसका दिमाग खराब हो गया है। रैंडोल्फ अपने दूसरे मेन क्वेस्ट के बारे में सोचता है, वो क्वेस्ट जिसमें उसे वो क्लास हासिल करनी है जो वो चाहता है, और वो क्लास सिर्फ इसी जगह मिल सकती है। वो इसाबेला से कहता है कि वहां एक स्टार मौजूद है। सिस्टम उसे एक मिशन देता है, उसे एक क्लास हासिल करनी होगी और मिलने वाला रिवॉर्ड उस क्लास की रैंक पर निर्भर करेगा। एक अजीब सी बनी हुई संरचना के बीच इसाबेला लाशों के ढेर के बीच से होकर चलती है। वो अपने खून से सने खंजर से अपने चेहरे पर लगा खून साफ करती है। रैंडोल्फ सोचता है कि सभी पहरेदारों को खत्म करने में उसे सिर्फ कुछ मिनट ही लगे। उससे बेहतर साथी उसे कोई और नहीं मिल सकता था। कुछ घंटे पहले उसने इसाबेला से उसे सैंक्चुरी ले चलने के लिए कहा था,
पिछले चैप्टर की घटनाएं फिर से दिखाई जाती हैं, साथ ही उसका बोला हुआ झूठ भी। इसाबेला उससे उस स्टार के बारे में पूछती है। रैंडॉल्फ समझाता है कि वो स्टार छिपा हुआ है। अगर उसे स्टार्स के ब्लेसिंग की मदद से उसका कर्ज हटाना है तो उसे वही स्टार चाहिए। वो सोचता है कि अपने पिछले कैरेक्टर से लेवल अप करते समय उसे चौथा स्टार पूरी तरह संयोग से मिला था। इसाबेला जोर से कहती है कि सैंक्चुअरी के अंदर कोई नहीं जा सकता। अगर किसी को पता चल गया कि वो चोरी छिपे किसी को वहां लेकर आई है तो उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन नायक जवाब देता है कि वो खुद तो अंदर जा सकती है। वर्तमान में लौटकर रैंडॉल्फ सोचता है कि अगर वो उसे मनाने में नाकाम रहता तो अब तक उसका सिर जमीन पर लुढ़क रहा होता। तभी वो कहता है कि वे पहुंच चुके हैं, यही वो पवित्र जगह है। सिस्टम उसे सूचना देता है कि वो डिजर्ट सैंक्चुअरी में प्रवेश कर चुका है। साथ ही उसे डिजर्ट को एक्सप्लोर करने का सेकेंडरी क्वेस्ट भी मिल जाता है। लेकिन ये इलाका उसके लेवल से काफी ऊपर था। उसका हिडन ट्रेट जायंट्स डीमन रेजिस्टेंस उसकी रक्षा कर रहा था। रैंडॉल्फ सोचता है कि अगर उसके पास ये ट्रेट ना होता तो वो इस जगह के अंदर कदम भी नहीं रख पाता। वो सोचता है कि अगर वो इसाबेला को आगे भेज दे और खुद सिर्फ सेकेंडरी क्वेस्ट पूरा कर ले तो लेवल 2 के बिगनर के लिए मिलने वाला रिवॉर्ड काफी अच्छा होगा। लेकिन इस समय सबसे जरूरी बात वो क्वेस्ट नहीं थी, क्योंकि यही वो जगह थी। सैंक्चुअरी में क्लास हासिल करने वाला क्वेस्ट शुरू हो चुका था और ये तब तक खत्म नहीं होगा जब तक वो क्लास हासिल नहीं कर लेता। मिलने वाला रिवॉर्ड इस बात पर निर्भर करेगा कि उसे किस रैंक की क्लास मिलती है। रैंडॉल्फ सोचता है कि जिस खास क्लास की उसे जरूरत है वो ऊपर चट्टान के किनारे से मिल सकती है। इसाबेला शक भरी नजरों से नीचे देखती है, फिर उसकी नजर सैंक्चुअरी के खंभों पर जाती है। वो हल्की सी मुस्कुराती है। इसके बाद वो मुड़कर कहती है कि वे गलत रास्ते से आ गए हैं। लेकिन रैंडॉल्फ उसका कंधा पकड़ लेता है। वो उसे पूछता है कि वो कहाँ जा रही है। इसाबेला जवाब देती है कि वो पुल एक जाल है और उसकी जंजीरें इस तरह बनाई गई हैं कि जो भी उसे पार करने की कोशिश करेगा वो नीचे गिर जाएगा। रैंडॉल्फ उसे पूछता है कि क्या वो डर रही है। ये सुनकर इसाबेला और भी ज्यादा भड़क जाती है। वो कहती है कि लोग उसे स्नेक प्रिंसेस कहते हैं। रैंडॉल्फ जवाब देता है कि उसे तो लगा था कि वो सिर्फ शर्मा रही है। लड़की कहती है कि इसके जाल होने की संभावना बहुत ज्यादा है और साथ ही उसका पैर भी अकड़ रहा है। नायक उससे कहता है कि वो उसकी पीठ पर चढ़ जाए। ये सुनते ही इसाबेला का चेहरा लाल हो जाता है। वो गुस्से से चिल्लाकर पूछती है कि क्या वो मरना चाहता है। रैंडॉल्फ कहता है कि उनके पास समय बर्बाद करने का मौका नहीं है। सुबह होते ही जब मरे हुए सैनिक मिलेंगे तब वहां मौजूद नहीं होने की वजह से सबसे पहले उसी पर शक किया जाएगा। इसलिए डरकर समय गंवाने से बेहतर है कि वो उसे अपनी पीठ पर उठाए और दौड़ पड़े। इसाबेला गुस्से में अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन वो एमसी को कसकर पकड़ लेती है और अपने मनहूस पैर की ऐंठन की शिकायत करती रहती है। रैंडॉल्फ अपनी रफ्तार और बढ़ा देता है और कहता है, मुझे कसकर पकड़कर रखना। इतना कहकर वो सीधे उन पिलर्स की तरफ दौड़ पड़ता है। इसाबेला जोर से चिल्लाती है, तुम जा कहाँ रहे हो? ये तो गलत दिशा है, उधर तो कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन रैंडॉल्फ बिना रोके छलांग लगा देता है। उसी समय सिस्टम उसका म्यूटेंट ट्रेट एक्टिवेट कर देता है। इस ट्रेट की वजह से वो उन सभी लाजों को देख सकता था जो इंसानी आंखों से दिखाई नहीं देते। इसाबेला हैरानी से पूछती है, क्या वहां कोई इनविजिबल पाथ है? रैंडॉल्फ जवाब देता है, यही असली रास्ता है। प्रिंसेस मनीमर सोचती है कि उसे ऐसा रास्ता पता है जिसके बारे में फेसालमर की सेकंड इन कमांड होने के बावजूद उसे खुद भी नहीं पता। इतना ही नहीं, स्टेलर डिफिकल्टी का भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा था और लगातार एक के बाद एक अजीब चीजें होती जा रही थी। रैंडॉल्फ पीछे मुड़कर कहता है, मुझे नहीं पता था कि फेसालमर की सेकंड इन कमांड को ऊंचाई से भी डर लगता है। इसाबेला मन ही मन सोचती है कि वो उसके सामने बिल्कुल आराम से पेश आ रहा है। उसका ये आत्मविश्वास सिर्फ ताकत की वजह से नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कई सालों बाद किसी पुराने दोस्त से मिल रहा हो। इसाबेला पूछती है, क्या हम पहले कभी मिले हैं? रैंडॉल्फ जवाब देता है, हम दोनों कभी एक ही जगह पर नहीं रहे। वो हैरान होकर पूछती है, उसका क्या मतलब है? रैंडॉल्फ समझाता है, मतलब मैंने तुम्हें देखा है लेकिन तुमने मुझे कभी नहीं देखा। अचानक पूरे इलाके में एनर्जी का तूफान फैल जाता है। पूरा इलाका बदलकर एक समतल मैदान में बदल जाता है और उसके आखिर में पत्थरों का एक बड़ा ढेर दिखाई देता है। रैंडॉल्फ समझ जाता है कि पूरे इलाके पर एक डोमेन बैरियर लगा हुआ है। सिर्फ वही लोग आगे का रास्ता देख सकते हैं जो तय किए गए रास्ते पर चलते हैं। अगर उसकी याददाश्त सही है तो उस पत्थरों के ढेर के बीच मौजूद कोई चीज लाल रंग से चमकने लगेगी। अगले ही पल पूरा इलाका जोर से कांपने लगता है और उनके सामने 3 डिफेंडर गॉलम्स निकल आते हैं। तीनों गॉलम्स लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। रैंडॉल्फ सोचता है कि इस बार सैंक्चुअरी के गार्डियंस गॉलम्स निकले। रून का आकार देखकर ही समझ आ रहा था कि वे हाई रैंक के हैं। अगर वो उनसे लड़ने की कोशिश करेगा तो नतीजा सिर्फ हार होगा। वो इसाबेला से पूछता है, अब तुम्हारे पैर की ऐंठन ठीक हो गई?
इजाबेला झुंझलाकर कहती है, चुप रहो और बस देखते रहो। तीनों गोलम्स उनकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। उनमें से एक अपना विशाल मुक्का इजाबेला की तरफ पूरी ताकत से मारता है, लेकिन लड़की सिर्फ हल्की सी तिरछी मुस्कान देती है। वो सिर्फ अपना हाथ उठाती है और उसी एक हरकत से स्टोन गोलम का पूरा हाथ कटकर अलग हो जाता है। वो कहती है, इसे खत्म करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगले ही पल वो बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ती है। रास्ते में पड़े दूसरे पत्थरों का इस्तेमाल करके वो खुद को और तेजी से आगे उछाल देती है। गोलम्स में से एक कुछ समझ ही नहीं पाता और इजाबेला के आगे बढ़ते ही उसका शरीर बीच से 2 हिस्सों में बंट जाता है। रैंडोल्फ मनीमन सोचता है कि वो सचमुच एक एक्सपर्ट असैसिन है। उसकी ताकत तो उस कैरेक्टर से भी कहीं ज्यादा खतरनाक लग रही थी जिसे उसने खुद बनाया था। कुछ ही पलों में लड़की अपनी ताकत से सभी गोलम्स के शरीर बेरहमी से 2 हिस्सों में काट देती है। रैंडोल्फ सोचता है यही है लेवल 8 की ताकत। उसी समय उसके सामने एक सिस्टम स्क्रीन खुल जाती है। वो गोलम क्रिएटर क्लास हासिल कर सकता था। रैंडोल्फ सोचता है, क्या सिस्टम इजाबेला की स्किल्स को मेरी अपनी स्किल्स मान रहा है? पैंजिया में समनर टाइप क्लासेस बहुत दुर्लभ होती हैं। इस वजह से गोलम क्रिएटर एक बेहद शानदार क्लास मानी जाती है। रैंकिंग के हिसाब से भी ये कम से कम हाई रैंक क्लास थी, लेकिन रैंडोल्फ को ये क्लास नहीं चाहिए थी। इसलिए वो उसे लेने से मना कर देता है, क्योंकि जो उसे उसकी मनचाही क्लास देने वाला था वो कोई और ही था। पूरे इलाके में फैलती डार्क एनर्जी देखकर इजाबेला भी चौंक जाती है। उनके ऊपर फैले अंधेरे में से एक विशाल आकृति बाहर निकलती है। नेमलेस स्टार के नीचे दफन माउंटेन का मास्टर और एंसेस्ट्रल किंग घुसपैठियों पर गुस्से से गरज उठता है। रैंडोल्फ उसे देखकर कहता है, आखिरकार तुम सामने आ ही गए, स्टार की रक्षा करने वाले महान देवता एंसेस्ट्रल किंग ड्रैमैट। इसके बाद दोनों उस विशाल सर्प जैसी आकृति के सामने बिल्कुल बिना हिले खड़े रहते हैं। सिस्टम चेतावनी देता है कि प्लेयर का लेवल रेकमेंडेड लेवल 10 से काफी कम है। रैंडोल्फ उस दम घोंट देने वाले दबाव को साफ महसूस कर सकता था। यही सैंक्चुअरी का गार्डियन था। इजाबेला पूछती है, क्या तुम मुझे यहाँ सिर्फ इसलिए लाए हो ताकि मैं तुम्हारे लिए माउंटेन गार्डियन को हरा दूं? रैंडोल्फ शांत आवाज में जवाब देता है, दिखने में ये जितना डरावना लगता है, असल में इसका स्वभाव उतना ही शांत है। एमसी कहता है कि ड्रैमत उस पर कभी हमला नहीं करेगा, लेकिन अगले ही पल वो विशाल सर्प सीधे उनकी तरफ झपट पड़ता है। उसका हमला सीधे इजाबेला पर होता है और इजाबेला जमीन पर जा गिरती है। ये देखकर रैंडोल्फ पूरी तरह हैरान रह जाता है। इजाबेला गुस्से से उसे घूरने लगती है। रैंडोल्फ कहता है, ये अजीब है, मुझे तो याद है कि ये एक दोस्ताना जील था जो लोगों को रास्ता दिखाता था। इजाबेला गुस्से में जवाब देती है, तुम्हें यह सांप दोस्ताना लगता है? ड्रैमत सेंचुरी के चैलेंजर से कहता है, मुझे हराकर अपनी काबिलियत साबित करो। लेकिन इजाबेला जवाब देती है, सेंचुरी को चैलेंज करने वाली मैं नहीं हूं। सर्प पूछता है, क्या मेरे सेंटिनल्स को हराने वाली तुम नहीं थी और अब तुम अपनी बात से मुकर रही हो? इतना कहकर ड्रैमत अपनी विशाल पूंछ घुमा देता है। वो कहता है, अगर तुम खुद को साबित नहीं कर सकी तो यहां से जिंदा बाहर कभी नहीं जा पाओगी। इजाबेला उसका हमला बचाते हुए बार बार कहती है, मैं चैलेंजर नहीं हूं। मैं स्टार बेरर की तरफ देखकर चिल्लाती है, वहां खड़े मत रहो, मुझे बताओ मुझे क्या करना है। उधर रैंडोल्फ सोच में पड़ जाता है। उसे याद नहीं था कि पिछली बार यहां आने पर उसे ड्रैमत से लड़ना पड़ा था। अचानक उसके दिमाग में एक याद उभर आती है। एंसेस्ट्रल किंग ड्रैमत वही माउंटेन गार्जियन है जो स्टार की रक्षा करता है। उसकी लोर के मुताबिक वो एक एन्चेंटेड बीस्ट है जिसका शरीर स्टार की एनर्जी की वजह से बड़ा हुआ और जिसने उसी एनर्जी से बुद्धि हासिल की। पिछली बार रैंडोल्फ ने जगह विलहेल्म के साथ क्लियर की थी। विलहेल्म लेवल 10 का 5 स्टार ट्रांसेंडेंट रैंक कैरेक्टर था। जब विलहेल्म सेंचुरी में आया था तब ड्रैमत ने पूरी आज्ञाकारिता के साथ उसे स्टार तक पहुंचाया था। उसकी वजह यह थी कि विलहेल्म इसके योग्य था। यानी साफ शब्दों में कहें तो ड्रैमत उसी पर हमला करता है जिससे वो अपने से कमजोर समझता है। उस समय रैंडोल्फ का कैरेक्टर बेहद ताकतवर था, लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी उसके दिमाग में अचानक एक बात आती है। इधर इजाबेला लगातार उस विशाल सर्प के हमलों से बच रही थी, लेकिन आखिरकार वो फिर से जमीन पर गिर जाती है। वो मन ही मन सोचती है कि सैंक्चुरी के जहर की वजह से उसका शरीर ठीक से काम नहीं कर रहा। स्टार बियरर की बात मानकर इस जगह आना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसी समय रैंडोल्फ जोर से चिल्लाता है, ड्रैमत रुक जाओ। सर्प की विशाल पूंछ इजाबेला के सिर से बस कुछ इंच ऊपर आकर रुक जाती है। फिर वो धीरे से अपनी पूंछ पीछे खींच लेता है। अब सर्प अपना ध्यान रैंडोल्फ की तरफ करता है। वो जानना चाहता था कि उसे उसका असली नाम कैसे पता है। रैंडोल्फ शांत आवाज में कहता है, तुम्हारे मास्टर विलहेल्म वापस आ गए हैं। ये सुनते ही ड्रैमत अपनी पूंछ पूरी तरह पीछे खींच लेता है। वो पूछता है, क्या तुम विलहेल्म हो? अगले ही पल वो जोर से हंसने लगता है।
वो कहता है, तुम तो स्टार को पाने की तैयारी भी नहीं रखते, तुम तो मेरे सेंटिनल से भी कमजोर हो। ध्यान से सुनो, विलहेल्म एक शक्तिशाली इंसान था। वो एक परफेक्ट ट्रांसेंडेंटल बीइंग था। वो मेरे मास्टर बनने के पूरी तरह योग्य था। लेकिन डीमन रेल्म की एक्सपेडिशन में वो असफल हो गया और उसके सभी स्टार्स गिर गए। इसका मतलब है कि उसे फाइनल डेथ मिल चुकी है। तो फिर तुम जैसे घटिया जीव की हिम्मत कैसी हुई मेरे मास्टर का नाम लेने की? इतना कहकर ड्रामथ की एनर्जी ब्लास्ट सीधे रैंडोल्फ से टकराती है, लेकिन रैंडोल्फ बिना डरे कहता है, हमारे बीच हुए कॉन्ट्रैक्ट का सम्मान करो। ये सुनते ही ड्रामथ चौंक जाता है। वो पूछता है, तुम्हें हमारे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कैसे पता? ये बात किसी को भी नहीं पता होनी चाहिए। उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जो भी स्टार के नीचे दफन माउंटेन का स्टार हासिल करेगा, उसे माउंटेन गार्डियन का ट्रू नेम पता चल जाएगा और वही उसका नया मास्टर बन जाएगा। माउंटेन गार्डियन को अपने मास्टर के हर आदेश का पालन करना होगा। साथ ही कॉन्ट्रैक्ट की बातें किसी दूसरे को बताई नहीं जा सकती। अगर कोई ऐसा करता है तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने वाला कर्ज की वजह से अपनी जान गंवा देगा। रैंडोल्फ ने ये सब इसलिए कहा था क्योंकि उसे गेम की पूरी स्टोरी याद थी। खुशकिस्मती से यहाँ भी वही नियम लागू थे जैसा उसने सोचा था। ये रैंडोल्फ का शरीर था, इसलिए उस कॉन्ट्रैक्ट का कर्ज उस पर असर नहीं कर सकता था। ड्रामथ गुस्से में पूछता है, आखिर तुम हो कौन? रैंडोल्फ जवाब देता है, अगर जानना चाहते हो तो मुझे स्टार तक ले चलो। स्टार खुद साबित कर देगा कि मैं कौन हूँ। ड्रामथ कहता है, स्टार किसी अयोग्य इंसान पर कभी दया नहीं करता। जैसे ही तुम उसके पास जाओगे उसी पल आग में जल उठोगे। रैंडोल्फ शांत होकर जवाब देता है, हो सकता है, लेकिन ये बात तब तक कोई नहीं जान सकता जब तक हम खुद जाकर देख ना ले। एमसी पूछता है, क्या तुम्हें डर है कि स्टार मुझे पहचान लेगा और मुझे अपना असली मास्टर मान लेगा? ड्रामथ हंस पड़ता है। वो कहता है, तुम तो एक ऐसे बच्चे जैसे दिखते हो जिसे मैं एक ही बार में निगल सकता हूँ। फिर भी इतना घमंड, आखिर तुम्हें इतना भरोसा किस बात का है? वो कहता है, चलो मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें स्टार तक ले चलता हूं। मुझे अब भी यकीन नहीं है कि तुम विलहेल्म हो, लेकिन तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता है, इसलिए तुम्हें अभी मारना सही नहीं लगेगा। बेहतर होगा कि स्टार खुद तुम्हारा फैसला करे। इतना कहकर ब्रेमात दोनों से आगे चलने लगता है। धीरे धीरे पूरे इलाके में रात छा जाती है। इजाबेला पूछती है, क्या यही वो जगह है जहां स्टार मौजूद है? रैंडोल्फ सिर हिलाकर कहता है, हाँ, सही कहूं तो ऑल्टर के ऊपर रखा वही ऑब्जेक्ट स्टार है। स्टार एक पेंटाग्राम के ऊपर रखा हुआ था। लड़की हैरानी से पूछती है, क्या ये खोपड़ी ही स्टार है? रैंडोल्फ जवाब देता है, पूरी तरह नहीं, ये लिया का चेहरा है। जब पेंजेनिया की जुड़वा देवी लिया की मौत हुई थी तब उसका शरीर 32 टुकड़ों में बंट गया था और वे पूरे कॉन्टिनेंट में बिखर गए थे। यही 32 टुकड़े स्टार्स कहलाते हैं। प्लेड्स इन्हीं का इस्तेमाल अपनी लिमिट्स तोड़ने के लिए करते हैं। यही उन्हें ट्रांसेंडेंस तक पहुंचने में मदद करते हैं। इसके बाद एमसी की नजर सीधे स्टार पर टिक जाती है। अचानक उसके सामने आग का एक भयानक तूफान फूट पड़ता है। इजाबेला घबराकर चिल्लाती है, रैंडोल्फ तुम ठीक हो? ड्रामथ जोर से हंसने लगता है। वो कहता है, मैंने पहले ही कहा था, इसके पास आते ही तुम जलने लगोगे। इतना भरोसा था खुद पर, फिर भी स्टार ने तुम्हें ठुकरा दिया। लेकिन आग के बीच रैंडोल्फ अब भी खड़ा था। वो मन ही मन सोचता है, ड्रामथ सच में बहुत परेशान करने वाला है। उसे पता था कि स्टार सिर्फ एक ही हालत में प्लेयर की जान लेता है, जब कोई बग का इस्तेमाल करके ड्रामथ को स्किप कर देता है। भले ही यहां तक पहुंचने का तरीका थोड़ा अलग था, लेकिन उसने ड्रामथ को सही तरीके से पार किया था, इसलिए अब उसकी जान को कोई खतरा नहीं था। असल सवाल कुछ और था, क्या उसे वो क्लास मिलेगी जो वो चाहता है? अगर कोई प्लेयर बिना किसी क्लास के स्टार हासिल करता है तो स्टार उसे एक क्लास देता है, लेकिन रैंडोल्फ ने कभी इस तरीके को आजमाया नहीं था। उसे इसके बारे में भी संयोग से ही पता चला था। वो स्टार के सामने फैले खालिस्तान की तरफ देखता है और अपने सभी 12 हिडन टैलेंट्स के नाम एक एक करके बोलना शुरू कर देता है। तभी स्टार उससे बात करता है, तुम जो आखिरकार विनाश का सामना करने पहुंचे हो। अगले ही पल उसका माना स्टेलर एनर्जी में बदलने लगता है। उसे स्टार पियर्सर स्किल मिलती है, साथ ही स्टार्स ब्लेसिंग सब स्किल भी मिल जाती है। इसके अलावा उसे स्टार अफेक्ट भी हासिल होता है। ये अफेक्ट उसके सभी स्टैट्स में 5 पॉइंट्स जोड़ देता है और भविष्य में उसके पास जितने ज्यादा स्टार्स होंगे ये अफेक्ट उतना ही ज्यादा ताकत देगा। ट्रांसेंडेंस हासिल करने के बाद भी स्टार अफेक्ट कभी गायब नहीं होता। आखिर में उसे सक्सेसर ऑफ द स्टार्स क्लास मिल जाती है। रैंडोल्फ पूरी तरह बदले हुए रूप में आग के बीच से बाहर निकलता है। वो अपनी हथेली को देखता है, उसमें स्टेलर एनर्जी बह रही थी। इजाबेला हैरानी से उसे देखती है। उसे यकीन नहीं होता कि रैंडोल्फ ने सचमुच स्टार को अपने अंदर समा लिया। उसके बाल अब भी हवा में लहरा रहे थे। एमसी इजाबेला को बुलाता है, फिर पूछता है,
कर्ज से आजाद होने के बाद तुम क्या करना चाहती हो? इजाबेला जवाब देती है, मैं इस रेगिस्तान से बाहर जाना चाहती हूँ और डर्जियन फैमिली लाइन को ढूंढना चाहती हूँ। रैंडोल्फ कहता है, मैं तुम्हें ब्लेसिंग दूंगा जिससे तुम इस रेगिस्तान से बाहर जा सको, लेकिन मेरी एक शर्त है, 1 साल तक तुम्हें मेरी सेवा करनी होगी। उसके बाद मैं तुम्हें पूरी आजादी दूंगा और डर्जियन फैमिली लाइन को ढूंढने में भी तुम्हारी मदद करूंगा। क्वीन की याद आते ही इजाबेला का चेहरा बदल जाता है। वो गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच लेती है। रैंडोल्फ उसके कंधे पर हाथ रखता है। वो कहता है, मैं एक क्वीन नहीं हूं और मैं झूठ भी नहीं बोलता। ये सुनकर इजाबेला कुछ पल के लिए चुप रह जाती है। फिर वो अपने होंठ दबाती है, धीरे से घुटनों के बल बैठ जाती है और कहती है, मैं 1 साल तक आपकी सेवा करूंगी। रैंडोल्फ हल्की मुस्कान के साथ कहता है, तुमने बहुत अच्छा फैसला लिया है। तभी एलियस ड्रामत से पूछता है, जिसके पास स्टार है, क्या वही अब तुम्हारा मास्टर है? अब तक गुस्से में दिख रहा ड्रामत बिल्कुल शांत हो जाता है। वो जवाब देता है, हाँ। एमसी तुरंत कहता है, तो फिर तुम्हें अपने मास्टर के सामने झुकना चाहिए। उसी समय सिस्टम रिवॉर्ड्स की गिनती शुरू कर देता है। उसका स्कोर बढ़कर 230 पॉइंट्स हो जाता है और हॉल ऑफ फेम फिर से बदल जाता है। कई कॉम्बैट टाइप कॉन्स्टलेशन अब पहली बार उसकी हर हरकत में दिलचस्पी लेने लगी थी। उधर बहुत दूर बैठी क्वीन अचानक एक प्रेजेंस महसूस करती है और उसका चेहरा गुस्से से भर उठता है। वो कहती है, इजाबेला उस गुलाम को लेकर सैंक्चुअरी के अंदर चली गई थी। दोनों को तुरंत पकड़कर मेरे सामने लाया जाए।